अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। हमारा पहला टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन में ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। डेफिनेशन की तरफ मैं चाहता हूँ। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन एक ही नाम है, तो डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के सामने कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन बॉडी की क्या होती है? जब बॉडी आगे और पीछे मूव करेगा हम कहेंगे मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, उसे हम नाम देंगे वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं मैस को जो सस्पेंड की गई है किसी स्प्रिंग के साथ, या मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉब, ये मेटेलिक बॉडी होता है सिंपल पेंडुलम का, वो भी इसकी एग्जांपल है जो बार बार ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो बार बार ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, तो ये एग्जांपल है किसकी? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अगले टॉपिक की डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, तो उसमें देखिएगा पीरियोडिक मोशन के बारे में लिखा हुआ है। पीरियोडिक मोशन के बारे में लिखा है कि वाइब्रेटरी मोशन जो रिपीट करती है अपने आप को बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसी वाइब्रेशन जो बार बार अपने आप को रिपीट करे, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ चलता हूँ, तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को या सिस्टम को वापस लेके आती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, उसे नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का। और वो फॉर्मूला किसके इक्वल है? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आपको बताता चलूँ, ऐसी फोर्स जो बॉडी को वापस लेके आए उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अगर स्प्रिंग को हम राइट पे खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस आ जाएगा, वो जो कंपोनेंट उसको वापस लेके आया तो उसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहले मैंने पढ़ाई आपको ऑसिलेटरी मोशन, फिर पढ़ाई पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, पीरियोडिक मोशन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे पंखा बार बार चलता रहता है, अगर बंद भी करते हैं तो थोड़ी देर तक जब तक चलता रहेगा वो पीरियोडिक मोशन होगी। और जो बॉडी को वापस लेके आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट में आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑसिलेशन की, तो याद रखिएगा दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? ऑसिलेटरी सिस्टम लाजमी तौर पर रिस्टोरिंग फोर्स रखे और ऑसिलेटिंग सिस्टम में लाजमी तौर पर इनर्शिया हो। तो जब ऑसिलेटिंग सिस्टम की रिस्टोरिंग फोर्स हो और ऑसिलेटिंग सिस्टम का इनर्शिया होगा तो तभी वही ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती थी। यानी ऑसिलेशन की ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो ही हमारे पास ऑसिलेशन होगी, अदरवाइज ऑसिलेशन मुमकिन नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो बॉडी वापस आएगा, इनर्शिया होगा तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। दोनों कंडीशंस ही हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट है। अब ऑसिलेशन पैदा कैसी होती है? एग्जांपल देखिए, आप बॉडी इज पुल्ड वन वेव साइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर एक पोजीशन से हम इसको पुल करते हैं एंड देन रिलीज द बॉडी स्टार्ट्स टू ऑसिलेट ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, हम फिर छोड़ते हैं, बॉडी अब रिस्टोरिंग फोर्स के तहत दोबारा बार बार ऑसिलेट करेगा। डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ नेक्स्ट, जो कि इसका नाम क्या है? हुक्स लॉ। लिखा हुआ है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी को बॉडी टूटे ना, अपनी लिमिट को, इलास्टिसिटी की लिमिट को बरकरार रखते हुए अगर अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते डिस्प्लेसमेंट की, यानी फोर्स बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फोर्स कम तो डिस्प्लेसमेंट कम। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू एक्स, या एफ इक्वल्स टू के एक्स। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसमें के क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें के क्या कहला रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ आगे, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको किसके इक्वल होता है? एफ ओवर एक्स, और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन mt-2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन यानी एफ ओवर एक्स, यूनिट क्या बनता है? न्यूटन ओवर मीटर, एफ न्यूटन, एक्स मीटर तो न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन mt-2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डेफिनेशन देखें, टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक। यानी एक ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस का साइन मतलब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है या टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। कंडीशन की बात करते हैं तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन इनर्शिया, दूसरी कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स, और तीसरी जो मेन कंडीशन है वो फ्रिक्शनलेस है सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो ये कंडीशंस हैं, इनर्शिया हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो, और सिस्टम हमारे पास फ्रिक्शनलेस हो, तो तभी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होती है। वेव फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है? द कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेव फॉर्म। यानी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से जो कर्व प्रोड्यूस होता जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव फॉर्म। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेव फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन की? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं SHM की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करें तो इंस्टेंटेनियस है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी ऊपर की तरफ चले जाइए नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है बॉडी का मीन पोजीशन के इर्द गिर्द।
टाइम पीरियड क्या है कि टाइम वो जो रिक्वायर्ड होता है बॉडी को वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उसे टी से ज़ाहिर करते हैं, यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है जो कंप्लीट होती है 1 सेकंड में, एफ इक्वल्स टू 1/t। आप लोग पढ़ चुके हैं ये बात 5th चैप्टर के अंदर भी। और याद रखिएगा कि एफ इक्वल्स टू 1/t है, टी और एफ मल्टीप्लाई हो तो 1 हो रहेगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, इफ टाइम पीरियड इज टी, बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 पाई/t या 2 पाई/f। बेसिकली एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज द प्रोपोर्शनल टू द या प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, सर्कुलर मोशन की। यानी जब भी एंगल प्रोड्यूस होगा तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये डायग्राम की तरफ थोड़ा और कीजिएगा, डायग्राम से समय लगती है बात। ये हमारे पास सिस्टम है ए, ये ऊपर बी और ये सी। ए मीन, बी एक्सट्रीम, सी एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम की तरफ बॉडी की मीन लेवल है। इस मीन लेवल को अगर सर्कल की बात करते हैं तो ये O1 मीन लेवल, इधर बात करते हैं तो ये सारी रेफरेंस लाइन किस चीज़ की है, मीन लेवल की है। लेकिन ये एक्सट्रीम और ये सर्कल में डी एक्सट्रीम, वेव फेजर एंगल या फेज एंगल के अंदर या वेव डायग्राम के अंदर ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम, और इधर से बी पॉइंट एक्सट्रीम। नीचे आ जाए तो ये सी, ये ई वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम। याद रखिएगा हर दो एक्सट्रीम के दरमियान एक मीन होता है, और हर दो मीन के दरमियान एक एक्सट्रीम हमें ऑब्जर्व होगा। बॉडी को स्प्रिंग सिस्टम है यहाँ पर डिस्प्लेस कराते हैं, नीचे लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं। बॉडी ए से सी, सी से फिर ए से फिर बी, बी से फिर ए कंप्लीट वाइब्रेशन करेगा। अगर सर्कल की बात करते हैं तो बॉडी के 4 पोर्शन बनते हैं। O1 से D एक पोर्शन, D से इस पॉइंट पर दूसरा पोर्शन, यहाँ से E तक तीसरा पोर्शन, E से O1 तक चौथा पोर्शन। 4 पोर्शन हो गए। O से N इसका डिस्टेंस है x, O से P इसका डिस्प्लेसमेंट है x0। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और ये एम्पलीट्यूड थीटा बन रहा है एंगल। इधर देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको x0 का नाम देते हैं। लेकिन कहीं पर भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये सारे x होंगे। लेकिन x0 सिर्फ एक होगा जो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, x0। इधर x0 हमेशा मैक्सिमम रहेगा, ये x0। लेकिन जो चेंज होने वाला कॉम्पोनेंट है वो x है, जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर भी वही बात, जो चेंज होने वाला कॉम्पोनेंट है वो x, चेंज होने वाला कॉम्पोनेंट x, चेंज होने वाला कॉम्पोनेंट x। जो मैक्सिमम है उसका नाम x0, जो मैक्सिमम है उसका नाम x0, जो मैक्सिमम है उसका नाम x0। तो x0 एम्पलीट्यूड, लेकिन x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास, या यहाँ से A से लेकर B तक, A से B टाइम पीरियड T/4, B से A भी T/4, A से C भी T/4, C से A भी T/4। यानी 4 पोर्शन है तो एक हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। O1 से D 1/4, क्योंकि 4 पोर्शन है। D से इस पॉइंट तक 1/4 यानी T/4, फिर यहाँ से E तक 1/4 यानी T/4, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/4 यानी T/4। एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सब जानते हैं 180 होता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 90। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 90 यानी पाई/2 हो गया, ये 180 यानी पाई हो गया। और फिर इसी 180 में 90 ऐड करें तो ये 3 पाई/2 हो गई यानी 270। फिर इसमें पाई/2 ऐड करें तो 2 पाई यानी 360। तो इस तरह हम 90 ऐड करते जाएंगे, हमारे पास 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई तक हमारा रिजल्ट आता जाएगा। हम n पाई की वैल्यूज बनाते जाएंगे, हमारे पास ये वेव फॉर्म बनती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड साइन वेव फॉर्म। और ये तमाम ये वाली मोशन, ये वाली या ये वाली, ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और यही रिलेशन था, किस किस के दरमियान था रिलेशन, ये था सर्कुलर मोशन के दरमियान और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान रिलेशन था। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। ये वर्डिंग लिखी हुई है एट पॉइंट ओ, ऊपर की तरफ चलता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर mass m attached with the end of vertical suspended spring, it vibrates simply harmonically with time period t, frequency f and amplitude x0. The motion of mass is displayed by the pointer p1 on the line bc with a as mean position. ये bc की लाइन है जिसमें a mean position है, b एंड c एक्सट्रीम पोजीशन, एक b है और एक क्या है c, ये दोनों क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है। एट t इक्वल्स टू 0 पॉइंटर इज एट a पोजीशन a। जब टाइम 0 होगा तो पॉइंटर किस पर होगा, a पर।
देन एट पोजीशन बी ए एंड सी एंड बैक टू ए इंस्टेंट t/4। देखिएगा पहले हम चलते हैं ए से बी पर, t/4 आ गया, ये पहला पॉइंट t/4 आ गया। फिर बी से ए पर t/4 जाते हुए t/4 आते हुए, तो दोनों का क्या होगा, t/4 प्लस t/4 यानी 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा। यानी दूसरा टाइम पीरियड t/2 किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वापस आ गया। तो ए से बी पर गया t/4, बी से ए पर आया तो t/2। अब ए से सी पर जाएगा तो फिर इस t/2 में फिर t/4 ऐड करेंगे तो आंसर 3t/4 आएगा और बॉडी सी पर पहुंच गया। और लास्ट पॉइंट फिर दोबारा ए पर, यानी सी से दोबारा फिर ए पर जाएगा तो पहले 3t/4 है, उसमें t/4 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी। हमारा मुकम्मल टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया। तो एट टी 0 पॉइंटर इज ए एट पोजिशन बी ए एंड सी एंड बैक टू ए टाइम पीरियड t/4 t/2 3t/4 एंड टी। अब ये तो था हमारे पास सबरिंग सिस्टम। लेकिन अगर बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में पॉइंटर पी मूविंग इन ए सर्कल, ये पॉइंटर पी सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस x0, ये रेडियस है। यहाँ पर उसको हमने नाम दिया x0 का। यहाँ पर x0 मैक्सिमम पोजीशन, यहाँ पर भी OP जिसको x0 का नाम दिया है जो कि रेडियस है, ये भी x0 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये भी। और यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। कहता है लेट्स कंसीडर द मोशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन द साइड DE ऑन द डायमीटर DE। ये डायमीटर DE के ऊपर पॉइंटर्स की मोशन है। द लेवल ऑफ D एंड E आर सिमिलर टू द B एंड C। ये D और E बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे पास B और C पॉइंट था, B और C बिल्कुल D और E, ये डायमीटर जैसे है। यहाँ पर वही मोशन यहाँ पर सेम हो रही है। हेंस कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्शन, कंपैरिजन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट N यानी ये वाली एंड P हमारे पास, यानी पॉइंटर P की मोशन शोज एट, या हम ये कह सकते हैं N की और B की मोशन की बात करते हैं तो मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P मूविंग इन ए सर्कल इज SHM। जो सर्कल में मूव कर रहा है, जो एंगल में मूव कर रहा है, या ये जो सिंपल हार्मोनिक रिसप्लिंग सिस्टम मूव कर रहा है, सब की मोशन एक दूसरे से रिजेंबल करती है। हम कहते हैं ये मोशन सारी एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेप्लिकाज हैं। रेप्लिकाज भी इन दोनों के तरह, इन सब के दरमियान आपस में क्या है, मुशाबियत है। तो ये हमारा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक ही समझ लग गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव करता हूँ, जो अगेन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, फेस शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी। फेज़ है, डेफिनेशन देखें, ऐसा एंगल, एंगल हम थीटा ओमेगा टी है उसको फेज़ कहते हैं। और ऐसा एंगल जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, उस एंगल को हम फेज़ कहते हैं। और एंगल जिसका ताल्लुक सर्कुलर मोशन से होता है उसको भी फेज़ कहते हैं। और फेज़ डिटरमिन करता है स्टेट ऑफ मोशन, बताता है हमारा बॉडी किस स्टेट में मूव कर रहा है, क्या वो मैक्सिमम से मूव कर रहा है मिनिमम की तरफ, या मिनिमम से मूव कर रहा है मैक्सिमम की तरफ। ऐसा एंगल जो हमें दोनों बातें बताए, मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम, उसे हम नाम देते हैं फेज़ का। इसके कुछ केसेस हैं। पहले केस की तरफ चलता हूँ। व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन इट्स फेज वुड बी एट दिस पॉइंट P इक्वल्स टू एट O लेट T0 एंगल मेड बाय द रोटेटिंग OP विद रेफरेंस फाई। मैं ये कह सकता हूँ कि जब बॉडी स्टार्ट होगा मूव करना तो यहाँ एंगल इनिशियल होगा वो क्या होगा, फाई। और थोड़ी देर बाद उसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। डेफिनेटली जब टाइम बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ जाएगा। और बॉडी अपनी मीन से मूव करता हुआ पहले P तक था, फिर P से फिर D पर आ गया। तो एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, जिसका हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेंगे, एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज शोर इन फिगर 1, ये वाली डायग्राम है यहाँ बताया हुआ है। और कहते हैं कि जब मोशन स्टार्ट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर बॉडी स्टार्ट ही ओ डी से हो तो ये हमारे पास इनिशियल होगी, एंगल हमारे पास इनिशियल 5/2 होगा। इन दिस वी टेक एंगल 90 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई विच इज इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी। दोनों MCQ का पॉइंट है कि जब इनिशियल एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो इक्वेशन ये वैलिड, जब इनिशियल एंगल हमारे पास π/2 या 90 होगा तो हमारे पास इक्वेशन x इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी। तो इसको टॉपिक को तैयार कीजिएगा। ये हमारे पास x इक्वल टू x0 कॉस ओमेगा टी वाला और x इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वाला, ये हमारा टॉपिक था। शॉर्ट में करना आप लोगों ने फेस का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।